नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, यानी वैसे मुद्दे जो जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। तो आज इसी कड़ी में मौजूद हूँ कांठ विधानसभा के विधायक राजेश कुमार सिंह उर्फ चुन्नू सिंह के साथ में। तो सर, आपका आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आप बताइए कि आप कौन से विकास मॉडल इस कांठ विधानसभा में लागू किए हैं। मैंने देखी कांठ में अब तक जो कांठ जब से देश आज़ाद हुआ, कांठ में एक ऐसी बस्ती है जो गार्ड बैंडेज की बस्ती है। और यहाँ आज तक कोई भी विधायक जितने भी बने, मेरे पिताजी भी यहाँ विधायक रहे, लेकिन बस स्टैंड की कोई स्थापना नहीं कर पाया। क्योंकि अब मैंने इस बार जो है बस स्टैंड की स्थापना कांठ में करा दी और बस स्टैंड शुरू हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरी एक मांग ये थी कांठ में बहुत बड़ी कि कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, सरकारी डिग्री कॉलेज। तो मैंने मथाना एक गांव पड़ता है छल्लेट ब्लॉक में, वहाँ एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई। ये मैंने दोनों चुनावी वायदे दोनों मैंने किए थे और दोनों मैंने ये पूरे कर दिए। इसके अलावा कांठ में एक गोपालपुर गांव पड़ता, जहाँ वो हर साल रामगंगा नदी कटान से बह जाया करता था। तो उसको मैंने जो है इस बार वहाँ एक 3-4 करोड़ की लागत से एक बंदा बनवा दिया सरकार की तरफ से, और वो गाँव अब बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित हो गया। एक उचेती गांव पड़ता हमारे यहाँ, उचेती गांव में हमने एक बीज प्रमाणीकरण केंद्र बनवाया है, जिसमें कृषि में किसानों को, यहाँ के जो छज्जाट ब्लॉक के या मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं, उन्हें अच्छे बीज प्राप्त करने में बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ ने स्थापित करा दी, जिसका किसान हमेशा लाभ उठाएंगे। इसके अलावा जो छोटे मोटे काम थे, सड़कों के टुकड़े, करीब लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क हमने इस अपने कार्यकाल में निर्माण कराई, जबकि कोविड का समय था। और कोविड के होते हुए, क्योंकि 1.5 साल हमारा कोविड में निकल गया, और कोविड के होते हुए मैंने खुद अपने ट्रैक्टर से और अपनी मशीन से, मैंने और मेरे बेटे ने लगभग 103 गांव खुद जाके घर घर सैनिटाइज कराए, और पूरा उनको सैनिटाइजेशन करा के गाँव में उनको, गाँव वालों को सुरक्षा दी और कोविड से उनका बचाव किया। सारे लोग इसका बहुत मानते हैं कि किसी विधायक ने ऐसा काम नहीं किया कि भाई ऐसी बीमारी में सब लोग, समाजवादी के लोग तो घर से ही नहीं निकले, बसपा के लोग घर से नहीं निकले, लेकिन हम लोग उस समय बीमारी के समय में जब दवाइयों की अवस्था पड़ी तो हमने गांव-गांव जाकर दवाई भी बांटी। और जब हमें छिड़काव की ज़रूरत थी या बचाव की ज़रूरत थी, तो उस समय हमने पूरे 103 गांव लगभग हमने सैनिटाइज कराए। उसके बाद बीमारी कम हो गई तो वो काम बंद कर दिया, बाकी हमने पूरा सहयोग उसमें किया। जी। जैसे कि अगर अस्पताल की बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत हमेशा अभी पैंडेमिक में देखे हमने कि पूरी स्थिति ख़राब हो गई थी। अभी और फिर नए वेरिएंट आने वाले हैं, 3 केसेस आ भी गई हैं। तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये है, कांठ में मैंने पिछली बार ये हुआ जब डीएम साहब थे यहाँ, पहले वाले डीएम साहब थे आर.के. सिंह साहब, उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप विधायक लोग कुछ मदद करोगे तो हम कांठ में के जितनी भी पीएचसी हैं, ये इन पे सब पे जो ऑक्सीजन प्लांट लगवा देंगे। उसमें मैंने अपनी निधि से 20 लाख रुपया ज़िले को दे दिया कि भाई पीएचसी लगवा दे। लेकिन इस समय ज़िले में 3 जगह पीएचसी लगी है, ठाकुर द्वारा लगी है, बिलारी लगी है और एक जगह और लगी है। लेकिन अभी कांठ में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पाया, और ऑक्सीजन प्लांट के लिए हमने पैसा दे दिया था, लेकिन उन्होंने वहाँ एक वो जो एक कृत्रिम सांस लेने के लिए जो मशीन होती है, वो इंसुलेटर टाइप, वो उन्होंने लगा दी है। इस समय 8 मशीन वहाँ भेज दी हैं, और मैं समझता हूँ कि इस साल हम लग के, और हमने डीएम साहब से कह भी रखा, और वहाँ ऑक्सीजन प्लांट की जो है व्यवस्था कराएंगे कि ताकि कांठ पीएचसी पे ऑक्सीजन की कोई कमी किसी व्यक्ति को ना हो और हमारे क्षेत्र की जनता को कोई असुविधा ना हो। जी। अगर साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई के लिए आपने कौन सी योजनाएं बनाई है इस क्षेत्र के लिए? साफ़ सफाई के लिए तो जैसे हमारे यहाँ 2-3 नदी हैं, छोटी नदियाँ हैं, जैसे गांगन है, कड़ूला है, और जो सुंदरी नदी है एक। इन नदियों में, क्योंकि अब जब हम छोटे थे, कभी अब से 20-30 साल पहले, इन नदियों में जल प्रवाह अच्छा रहता था और क्षेत्र का वाटर लेवल भी अच्छा रहता था। लेकिन क्योंकि नदियों में पानी आना बंद हो गया और जो पानी है, कुछ नदियाँ गंदी हो गई, तो उन नदियों की सफाई होनी बहुत आवश्यक है। सुंदरी नदी की सफाई हमने पिछली बार कराई थी, और अब हम समझते हैं कि गांगन नदी पे और करूला नदी पे सफाई का काम शुरू हो गया है। करूला पे तो शुरू हो गया, लेकिन गांगन पे भी शुरू होना बाकी है। और इन नदियों की जब सफाई हो जाएगी तो मैं समझता हूँ जो स्रोत पानी के जो बंद हो चुके हैं वो खुल जाएंगे, और क्षेत्र को जो है इसमें वाटर लेवल की समस्या से समाधान मिल जाएगा, और यहाँ प्रदूषण मुक्त भी
होंगे, क्योंकि अभी जो गांव में भी समस्या आ रही है, जैसे शहर में है कि आप एक्वागार्ड लगाते हैं पानी पीने के लिए, इस समय गांव में भी स्थिति है कि अगर आप 150 फीट तक नल लगा रहे हैं और उसमें जो पानी आ रहा है वो पानी प्रदूषित है और उस पानी को साफ़ करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि गांव में भी अब एक्वागार्ड की आवश्यकता पड़ने लगी है, क्योंकि इन नदियों के प्रदूषण की वजह से और जो पानी जो आ रहा है और जो जल स्रोत बंद हो चुके हैं उनकी वजह से ये समस्या आई है। जी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी छोटे छोटे जो उद्योग हैं उन उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। तो आपने ऐसी कोई रणनीति या फिर कोई ऐसी चीज़ें अप्लाई हैं जिससे इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके? देखिए, अभी अलग अलग जगह की अलग अलग वो है काम करने का तरीका है। जैसे हमारे यहाँ जो युवक हैं, जो किसान लोग हैं, जो बेरोजगार हैं और पहले कुछ काम करते भी थे, तो मैं समझता हूँ कि गांव में जो सरकार की जो प्राथमिकता है और हमारी भी ये प्राथमिकता है कि गांव में हम ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दें जो गांव के मतलब के हों। जैसे मान लो भट्टा है, ईंट बनाने का भट्टा है, और जैसे ये छोटे केन क्रेशर हैं, कोल्हू हैं, ये पहले ये समझिए आपकी अब से करीब 30 साल पहले अकेले बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में इतने क्रेशर और कोल्हू थे कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में भी नहीं रहे। ये सरकार की जो गत सरकारें, पिछली सरकारें रही, उनकी गलत नीतियों के कारण ये ऐसा हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने आके इसे संभालने की कोशिश की है इस बार। और मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हमारे जो बंद पड़ी इकाइयाँ हैं, लगभग सैकड़ों इकाइयाँ ऐसी होंगी जो बंद पड़ी इकाइयाँ हैं, उनको जो हमारे नवयुवक, क्योंकि अब तो 20-30 साल में तो पीढ़ी बदल जाती है, और जो नवयुवक तैयार हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, मैं समझता हूँ कि उद्योग में लगेंगे। और उसको हमने काफ़ी प्राथमिकता भी दी है और काफ़ी छूट भी दी है, लाइसेंस मुक्त कर दिया गया उसको, और सरकार उसे चलाने के लिए कर्जा भी कम लोन पे कम ब्याज पे दे रही है। जी, जैसे कि युवाओं का हमेशा से आरोप रहा है इस सरकार पे कि सरकार ने रोज़गार ख़त्म कर दिया, तो रोज़गार को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार ने कोई और रोजगार खत्म नहीं किया। विपक्षी दलों का कहना है, हम तो नहीं मानते रोजगार खत्म किया सरकार ने, तो रोजगार हमारी सरकार ने तो रोजगार बढ़ाए हैं। आप देखिए कि 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश सरकार का हुआ, और जिसमें 1.5 साल 2 साल कोरोना का निकलने के बावजूद भी आप उत्तर प्रदेश की स्थिति पिछले 15 साल के पहले देखिए आप, और अब देखिए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति में क्या फ़र्क है। ऐसा तो कोई नहीं है कि रोजगार कम करे, सरकार ने तो बढ़ावा ही दिया है, और साफ़ सफाई को भी बढ़ावा दिया है सर, और प्रदेश को हर तरह से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है इन 5 साल के अंदर। जो ये कहता है कि ऐसा हुआ है कि उद्योग ठप कर दिए या कोई रोजगार ठप कर दिए, तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत धारणा। जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जनता फिर से प्यार भाजपा को लुटाएगी, यानी यूँ कहें कि आप पे प्यार लुटाएगी है? जनता की स्थिति जैसी पहले थी ऐसी थी, आज भी भाजपा ने काम करे हैं, और भाजपा ने सबका सम्मान, सबके विकास की नीति के साथ काम किया। तो मैं समझता हूँ कि पिछली बार के चुनाव से भी अच्छी स्थिति इस बार चुनाव में रहेगी। ये तो भागदौड़ जो पार्टी में नेता आते जाते रहते हैं तो चलता ही रहता, लेकिन वोट अपनी जगह स्थिर है, और मैं समझता हूँ कि पहले से भी अच्छी सीट है भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। अभी जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, इसमें अगर आप जीतेंगे तो आपकी विकास की कौन सी नई रणनीति रहेगी? मेरे विकास की कोई, हमारे क्षेत्र की परिस्थिति अलग है, क्योंकि हमारा कांठ विधानसभा क्षेत्र थोड़ा रास्तों के मामले में पिछड़ा हुआ था, और रास्तों पे हमने विशेष फोकस किया। इस बार हमने जो 2 समस्याएं थी, रोडवेज का बस स्टैंड और डिग्री कॉलेज, और ये 2-3 समस्याएं पूरी कर दी हैं। अब हमारा अगला टारगेट ये होगा कि कांठ में 2 फ्लाईओवर हैं। एक तो हकीमपुर गाँव पड़ता है जो दिल्ली वाली लाइन पर पड़ता है, और एक कांठ में फ्लाईओवर पड़ता है, वो पड़ता है रेलवे क्रॉसिंग जो हरिद्वार वाली लाइन पर है। वहाँ 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, लोग भारी असुविधा होती है वहाँ निकलने में, 1-1 घंटा आधा घंटा खराब हो जाता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी ये रहेगी, हम उनको फ्लाईओवर को सबसे पहले तैयार कराएंगे, और इसके अलावा कांठ में 2-3 हम जो है, जो बड़ी जहाँ जगह मिलेगी हमें, वहाँ स्टेडियम बच्चों के लिए खेलने के लिए उसके लिए बनवाएंगे। बाकी तो जो रास्तों की समस्या है, यही ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ है, उनकी जो कमी रह गई है वो पूरा करा देंगे अब की बार। अंत में मेरा एक सवाल है, आईपा जिसके तहत आपसे बात कर रहे हैं, ये एक संगठन है जो जैसे आप जैसे नेता लोगों से, खास करके शिक्षा लोगों से, अन्य लोगों से बात करते हैं जो अपने क्षेत्र में सबसे महारत हासिल हो, तो इस आईपा के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, आईपा अगर आपने एक राजनीति से हटके और ये एक चैनल चलाया, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के विचार आने चाहिए, और उनको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि आप उनका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी रखें, और आपको जो अच्छी जो उनकी जानकारी है उसकी अच्छी जानकारी दे सकें तैयारी करने के बाद अच्छी। जैसे आप मुझसे आज मिले हैं, तो आप तो कल मेरी शाम बात हुई थी, आज आप मिलने आए तो मैं समझ भी नहीं पाया था, क्योंकि जब आप मेरे सामने आए तब मैं समझाऊँ कि आईपा क्या है। लेकिन अगर आप 2-3 दिन पहले मुझे बताते तो मैं जो आप चाहते हो वही मसाला मैं आपको देता, जो मेरे पास ज्ञान है, जो मेरा तजुर्बा रहा अब तक मेरी, क्योंकि मेरी भी करीब 35-40 साल की राजनीति हो गई, और 7वां चुनाव मेरा ये होगा। हालांकि मैं चुनाव 2 जीता हूँ, लेकिन मैं जो पहला चुनाव लड़ा 91 में, तो मैं 259 वोट से हारा था केवल। उसके बाद दूसरा 93 में मैं 1700 वोट से हारा, 96 में जीत गया था फिर मैं।
2002 में फिर कई बिरादरी के लोग मेरे खिलाफ़ खड़े कर दिए गए तो मैं फिर हार गया था, लेकिन 2017 में फिर बन गया। अब तो मैं समझता हूँ कि जो मेरा तजुर्बा है उसके अनुसार मैं आपको कुछ जानकारियाँ देता कि राजनीति में क्या होना चाहिए थोड़ा। तो मैं तो यही समझता हूँ कि राजनीतिक व्यक्ति को जो है, जो जैसे अभी यह है कि भाई वो जैसे कहीं किसी केस में दर्ज ना हो या कोई अपराधी किस्म का ना हो, तो अपराधी किस्म का आप किसको मानेंगे? अपराधी किस्म का तो जिसका काम अपराध करना है, जिसने कई अपराध किया है, उसको आप अपराधी मान सकते हो। कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जो अचानक किसी के, जैसे मान लो किसी के ऊपर भी, अच्छे व्यक्ति के ऊपर किसी ने कोई मुकदमा लगा दिया, SC एक्ट लग गया, या किसी महिला ने मुकदमा कर दिया। आजकल आप जानते हो कि चल रहा है, कई बार झूठे मुकदमे भी होते हैं। तो अपराधी उसको माना जाना चाहिए जिसको उसमें सज़ा हो चुकी हो, जिसको सज़ा हो चुकी है उसको अपराधी बन जाए। लेकिन मुकदमा दर्ज तो किसी के ऊपर भी हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है। हालांकि मेरे ऊपर आज तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन मैं जो लोगों के पास, कई मैं देखता रहता हूँ कि कई लोगों के पास ऐसा भी होता है कि जो बिल्कुल गुनहगार नहीं है और ऐसे केस उन पर हो गए जिनसे निपटना भारी है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किया है और बच निकले। तो मैं समझता हूँ कि जेन्युइन व्यक्ति जो अपराधी है उसका पार्टी द्वारा उसका सर्वेक्षण करना चाहिए कि भाई अगर अपराधी प्रवृत्ति का है तो वाकई उसको टिकट नहीं, राजनीति में प्रवेश भी नहीं मिलना चाहिए उसको। लेकिन प्रवृत्ति का नहीं है, अचानक कोई अपराध हो गया तो भाई ऐसे तो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आईपा के मंच पे आने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत। तो यह है काठ विधानसभा के बीजेपी की तरफ से वर्तमान विधायक राजेश सिंह जी उर्फ चुन्नू सिंह जी। तो इन्होंने कैसे बेबाकी अंदाज में यहाँ के मुद्दे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात की है। खास करके जो अभी वर्तमान की राजनीति, मौजूदा हालात है, उन पर भी बात की है। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।